नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव इस बार कई तरह से सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव जब हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, उससे ज़्यादा दिलचस्पी इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों की हो गई और जाहिर तौर पर इसलिए भी लगी है क्योंकि इस बार कुछ तकदीरों का पार्टियों की फैसला होगा और उसमें एक है शिंदे गुट या कहें कि शिवसेना असली और दूसरी तरफ सामने है उद्धव ठाकरे। तो अब पता लगेगा कि दोनों में से किस में कितना दम है। दूसरी तरफ पवार वर्सेस पवार भी दिखाई देंगे, बीजेपी और कांग्रेस दिखाई देगी। लेकिन उथल पुथल के इस दौर में आना जाना भी सब जगह लगा हुआ है। कुछ नेता इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ उम्मीदवारी अपनी तय करने के लिए दूसरी पार्टी से इधर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और सीट शेयरिंग, इसको लेकर भी घमासान जारी है। हमने सोचा कि ज़रा शुरुआत एक ऐसे खास मेहमान के साथ करते हैं जो कि 55 साल तक उनका कांग्रेस के साथ रिश्ता रहा। कांग्रेस के एक युवा चेहरे के तौर पर 27 साल की उम्र में पहली बार वो सांसद भी बन गए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, वो भी हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह रही कि उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ी और एकनाथ शिंदे के साथ हो लिए। तो हमारे साथ मिलिंद देवड़ा जी हैं। मिलिंद जी, बहुत ही स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र चुनाव, आप इस वक्त एक प्रोमिनेंट चेहरा है और खासकर हम मुंबई की, अगर शुरुआत मुंबई की बात से ही करें, लोकसभा चुनाव में तो मुंबई में प्रदर्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जैसा लग रहा था होगा। आप अब यहाँ हैं, आपको लग रहा है कि कुछ कमाल हो पाएगा इस बार? देखिए, सबसे पहले दूरदर्शन से बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ आज बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव पूरी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। महाराष्ट्र आबादी के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, एक कोस्टल राज्य है, देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं और गर्व से कहते भी हैं कि महाराष्ट्र भारत का एक इकोनॉमिक इंजन है। इस इकोनॉमिक इंजन को अधिक मजबूत बनाना, अधिक तेजी से चलाना, ये आने वाले दिनों में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये इस पर आधारित है, इस पर निर्भर होगा। और इसलिए ये चुनाव एक नेशनल इलेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ साथ मुंबई भी, महाराष्ट्र यदि हम कहेंगे कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है, तो मुंबई महाराष्ट्र का और देश का इकोनॉमिक राजधानी है, नर्व सेंटर है। और हर सीट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक शिवसेना की बात है और ख़ास करके शिंदे साहब के नेतृत्व की बात है, लोकसभा चुनाव के समय, एक्चुअली लोकसभा के पहले जब शिंदे साहब ने शिवसेना को 2022 में, जब वे उद्धव ठाकरे जी से MVA से छोड़कर उन्होंने शिवसेना को फिर से, मैं कहूँगा, स्थापित किया, उस समय लोग कह रहे थे कि ये सरकार नहीं टिकेगी। लोग कह रहे थे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, विरोधी दल भी कह रहे थे। सरकार लगातार 2 से 2.5 सालों तक चली है और इसमें बहुत सारे काम शिंदे साहब के नेतृत्व में सरकार ने की है। जो हम कहते हैं कि जो अड़के हुए थे, जो स्टक थे काम, उन काम को उन्होंने, जो बॉटलनेक्स थे, जो अड़चन थे, उन्होंने क्लियर किया है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकता हूँ आपको कि महाराष्ट्र एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है, अतीत में महाराष्ट्र यूज्ड टू बी नंबर 1 इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अफसोस की बात है कि 2019 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र नंबर 2 पोजीशन पर चली गई। फिर से हमने महाराष्ट्र को नंबर 1 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल बनाया है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर 52% जो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भारत में आया है, उसका 52% केवल महाराष्ट्र में है। सो शिंदे साहब ने पूरी तरह से पोल पंडितों का, जो स्पेक्युलेट करते रहते हैं, उनका जो मिसकंसेप्शन था, उन्होंने एक प्रकार से डिबंक किया है। जिस प्रकार से वे एक्सेसिबल है, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं,
ये मैंने अपने राजनीतिक सार्वजनिक निजी जीवन में कभी नहीं देखा है। और इसके वजह से वे एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है पूरी महाराष्ट्र में। ये केवल आज लाड़की बहन स्कीम योजना है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके वजह से वे बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन इसके पहले भी बहुत लोकप्रिय थे। जिस प्रकार से वर्षा बंगला, जो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस है मलाबार हिल में, उस वर्षा बंगला में मैं बचपन से जा रहा हूँ, मैंने ऐसे परिस्थिति कभी नहीं देखा अपने जीवन में। लोग आ जाते हैं आधी रात को भी, कहीं से भी, पूरी महाराष्ट्र से, ग्रामीण इलाकों से, शहरी इलाकों से, शहरी गरीब, लोअर मिडिल क्लास, उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय विश्व से लोग आते हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप मुख्यमंत्री से मिले हुए आप उस दिन आप वर्षा नहीं छोड़ पाए। आप मुख्यमंत्री से अवश्य मिलेंगे, आपको कुछ खाना मिलेगा, आपकी जो समस्या है, यदि समस्या उचित है, उसमें प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उसमें क्षमता है, योग्यता है, तो प्रॉब्लम को सुलझाया जाएगा। और मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने कई मुख्यमंत्री को अपने बचपन जीवन में देखा है, लेकिन ही इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल, सबके लिए सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल मुख्यमंत्री है, सबसे हार्ड वर्किंग मुख्यमंत्री है। और मैं मानता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वे आज पूरी महाराष्ट्र में बहुत ये आपने बड़ा स्टेटमेंट दिया मिलिंद जी, क्योंकि आपको लगता है कि इससे पहले उद्धव ठाकरे थे या कांग्रेस के समय में जब सरकार रही तो तब एक्सेस नहीं था मुख्यमंत्री तक लोगों का? देखिए, 2019 से लेकर 2022 में उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, ये पूरी महाराष्ट्र जानती है कि वे कितने एक्सेसिबल थे। आपने क्योंकि विकास से शुरू किया और आपने कहा आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार फिर से वापसी होगी। उद्धव ठाकरे और ऑपोजिशन में, मतलब पूरा जो पार्टियां हैं, वो सभी ये कह रही हैं कि इससे ज़्यादा करप्ट सरकार भविष्य में, क्या मतलब, ना पास्ट में, ना भूतो, ना भविष्यति, इस तरह से कभी हुई नहीं है। इतना बड़ा करप्शन इस सरकार पर, ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, उद्धव ठाकरे ने ये क्लेम किया कि उनके समय में सब कुछ रोक दिया गया था, केंद्र से उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, इसलिए कोविड के समय में, या तमाम जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो इसलिए क्योंकि जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो अब मिल रहा है सरकार को, वो तब नहीं मिलता था। जहाँ तक भ्रष्टाचार की सवाल है, मुझे एक स्पेसिफिक आरोप दिखाइए। एक जनरल स्टेटमेंट ये हर चुनाव में ऑपोजिशन करती है। मैंने आपको एफडीआई के बारे में एक उदाहरण दिया था, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 2019 से 2022 तक जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर देश के बड़े उद्योगपतियों के घर जाकर उनके घर के बाहर बॉम्ब प्लांट कर रहा था, जेलेटिन स्टिक्स प्लांट कर रहा था, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उनको जब पकड़ा गया और माननीय उद्धव ठाकरे जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको जब पूछा गया कि इस व्यक्ति के बारे में आप क्या कहोगे, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को आप ओसामा बिन लादेन से आप कंपेयर मत कीजिए। उनको उन्होंने एक प्रकार से क्लीन चिट दिया। इसकी वजह से जो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, उद्योगपति से लेकर छोटे ट्रेडर्स तक, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ। और इसलिए महाराष्ट्र का जो एफडीआई में पोजीशन नंबर 1 हमेशा हुआ करता था, वो नंबर 2 तक चला गया। धीरे धीरे बिजनेसेस महाराष्ट्र छोड़ के चले गए, आज वो बिजनेसेस वापस आ रहे हैं। सो ऐसे कहना कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज मुंबई महानगर पालिका, हर एक मुंबईकर, आप कहीं पे भी जाके किसी भी मुंबईकर से आप बात कीजिए, वो आपको कहेंगे कि रोड कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुंबई महानगर पालिका, जो देश का सबसे अमीर महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है वो भारत के कई राज्य सरकारों के बजट से भी ज्यादा बड़ा है। उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था? भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, वो रोड बनाएंगे, उनसे पैसे खाइए, और हर साल आपको पॉटहोल का मेनेस दिखाई देता था। तो मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई जैसे शहर में पॉटहोल की मेनेस, ये हर साल पिछले 30 वर्षों से, जब से उद्धव ठाकरे जी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में है, ये क्यों हो रही थी? तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में किसी पे भी आरोप लगाने। जिस समय की आप बात करें उस वक्त तो शिंदे जी उन्हीं के साथ थे और बीजेपी भी साथ में थी।
तो ये सब चीजें क्या देखिए, आप सहयोगी दल होने की वजह से देखिए आप कुछ चीजें मैं आपसे भी ये भी निवेदन करना चाहूँगा, यदि शिंदे साहब अपने खुद के पार्लियामेंट सीट और उनके जो सुपुत्र है श्रीकांत शिंदे जी कल्याण से, वे 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतते हैं। अब मैं इस पर मैं पर्सनल अटैक्स में कभी नहीं करता हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन हमारे युवा मित्र आदित्य ठाकरे जी, वे दक्षिण मुंबई आए, वर्ली से चुनाव उन्होंने लड़ा 2019 में। उन्होंने एक बयान दिया कि मैं वर्ली को A+ बनाना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बार बार अपने भाषणों में कहा कि वर्ली से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार को 40,000 वोटों का लीड मिलेगा। अंत में कितने वोटों का लीड मिला उनको? केवल 6,000 वोटों का। ठाकरे परिवार बहुत बड़ा परिवार है, उनके पास सब कुछ था। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे 2.5 सालों के लिए, वे स्वयं सरकार में मंत्री थे। उस एरिया में 3 आमदार थे उनके पार्टी के, 2 MLC 1 MLA, 1 MP था, महापौर था, अनेक कॉरपोरेटर्स। वो इस एरिया को टर्न अराउंड कर सकते थे। जिस प्रकार से शिंदे साहब ने ठाणे में किया, कल्याण में जिस प्रकार से श्रीकांत जी कर रहे हैं, उनके पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार थी। मतलब इच्छा शक्ति नहीं थी, आपका ये कहना है? इच्छा शक्ति थी, लेकिन अच्छा काम करने में नहीं। ओके। मैं मानता हूं कि 2019 में, देखिए एक बात क्लियर है कि 2019 में महायुति सरकार को, NDA सरकार को एक सेकंड टर्म दिया गया था। ये महाराष्ट्र के मतदाताओं ने तय किया कि वे और एक बार NDA को एक भरोसा दिखाया उन पर। हाँ। उन्होंने उनको एक सेकंड टर्म देना चाहते थे। लेकिन जब कांग्रेस और UBT साथ में आकर उन्होंने जनादेश के साथ खिलवाड़ किया, उनको एक प्रकार से धोखा दिया, ये एक स्वाभाविक एक रिजल्ट है। ठीक है। जिसकी वजह से शिंदे साहब को भी छोड़ के चला। मुझे याद है, मैं जब कांग्रेस में था उस समय मैं भी कांग्रेस वालों को कह रहा था, मैं इनफैक्ट आदित्य ठाकरे जी को मैंने कई बार कहा कि ये एक अननेचुरल इनऑर्गेनिक अलायंस है। बट जो हुआ है वो हुआ है। आज मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता फ्यूचर की ओर देखना चाहते हैं। आपने एक जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि केंद्र सरकार हमें कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अब वधावन पोर्ट का आप उदाहरण लीजिए, देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, बंदर है। मैं स्वयं केंद्रीय शिपिंग मंत्री हुआ करता था। पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। इसका भूमि पूजन कुछ ही समय पहले मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट महाराष्ट्र में आ रही है। मैं कह सकता हूं शायद साउथ एशिया में सबसे बड़ा पोर्ट होगा, एशिया में भी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट ये होगा। इसका विरोध किसने किया? उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी ने किया। नहीं, अभी भी कहा जा रहा है कि धारावी या तमाम चीजें जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेट्रो हाँ। मेट्रो का इस्तेमाल कौन करता है? हम और आप जैसे लोग नहीं करते हैं, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। जो रेलवे लाइंस है हमारे मुंबई में इतनी चोक्ड अप है, हर रोज लोगों को काम के लिए जब आना पड़ता है, वापस घर जाते हैं शाम को, इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में उनको ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेट्रो के वजह से वो जो कंजेशन है वो हम डीकंजेस्ट करेंगे। मेट्रो को किसने अपोज किया? आदित्य ठाकरे जी ने अपोज किया। हाँ। इसके वजह से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स का नुकसान हुआ। 4 साल खराब हो गए इसकी वजह से। देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, हाँ। दुनिया का, जैतापुर में, जिससे सस्ता क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम महाराष्ट्र और पूरी भारत को दे सकते थे कोंकण में, उसको अपोज किसने किया? उद्धव ठाकरे जी ने, आदित्य ठाकरे जी ने किया। हर प्रोजेक्ट को यदि आप अपोज करोगे, देखिए आपको तय करना है, आपको एक एक्टिविस्ट बनना है तो आप एक्टिविस्ट बन जाइए, बट आप एक्टिविस्ट बनोगे तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो आप लोगों को घर नहीं दोगे, विकास नहीं होगा तो आप लोगों को रोजगार नहीं दोगे। ठीक है। आपको रोजगार देना है, नौजवानों के हाथों को मजबूत करना है, गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को आपको अफोर्डेबल हाउसिंग देना है, तो आपको एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट
को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मिलिंद जी, अब थोड़ा सा ज़रा आपकी पुरानी पार्टी पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के काफ़ी चर्चा हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद से। ऐसा लग रहा है और ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि उनका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। राहुल गांधी ने एक तरीके से कांग्रेस को 99 सीटें दिला दी। अब वो मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करने लगे हैं। उनकी न्याय यात्रा से लेकर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा। आप इतने समय कांग्रेस में रहे, आपको लगता है राहुल गांधी अब भविष्य के नेता बन गए हैं? देखिए, मैं ऐसे सवालों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। मैं काफ़ी अनुभवी हूँ। मैंने किसी के खिलाफ कभी नेगेटिव नहीं कहा है और मैं उनको केवल कांग्रेस वालों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यदि उनको लगता है कि 3 बार लगातार चुनाव हारना, यदि उनके माइंड में उनको कॉन्फिडेंस बढ़ी है, उनको लग रहा है कि अभी हम चुनाव जीत रहे हैं, 5 साल के बाद चुनाव है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हर चीज़ को अपोज करना फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, राजनीति में हम सब का काम है कि हमें कभी कभी अपोज करना पड़ता है, कभी प्रपोज करना पड़ता है, लेकिन कभी ना कभी जो देश के हित में है, जो मुंबई के हित में है, जो महाराष्ट्र के हित में है, कभी आपको तो राजनीति दूर रखकर, राजनीति भूलकर नेशनल इंटरेस्ट में काम भी करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हर चीज को अपोज करते हैं बाहर जाकर। ये आप कह रहे हैं, बट मैं इतना ही कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल 370, ये देश के संस्थापकों ने, जब उन्होंने संविधान बनाया, उस समय देश के संस्थापकों का विजडम था कि उन्होंने 370 को एक टेम्पोररी प्रोविजन बनाया संविधान में। 75 ईयर्स से क्यों नहीं हटा गया? आज मैं स्वयं कश्मीर 370 हटने के बाद मैं स्वयं 3 बार कश्मीर जा चुका हूं। मैं अनेक बार 370 हटने के पहले भी कश्मीर गया हूं। 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा यदि किसी को हो रहा है तो कश्मीर के नौजवान मुसलमान युवाओं को हो रहा है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, वहाँ होटल्स आ रहे हैं, टूरिज्म में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, उनको वहाँ रोजगार दिया जा रहा है। उनको आपने वंचित क्यों रखा? सो हर चीज़ में ऐसे अपोज करना। कुछ तो ऐसे स्कीम्स है जो कांग्रेस पार्टी की स्कीम्स थे। अभी ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम, उस पर चर्चा हो रही है। ये न्यू पेंशन स्कीम कब लाया गया? 2004 में। उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। आज कांग्रेस पार्टी उस स्कीम को अपोज कर रही है। 370 देश के संस्थापकों, उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उनके नेताओं ने संविधान लिखा। आज वो 370 अपोज कर रहे हैं। सीए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा सिटीजन अमेंडमेंटशिप होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के नेता विपक्ष होने के नाते 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अडवाणी जी उस समय उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे देश के, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। वे कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाइए। तो कांग्रेस अब बदल चुकी है, तो आप कह ही रहे हैं कि पहले और अब में उनकी विचारधारा भी चेंज हुई है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि उनकी विचारधारा में बहुत चेंजेस आए हुए हैं। तो ऐसे राजनीति में, नकारात्मक राजनीति में केवल अपोज करना ये बहुत आसान राजनीति होता है। ठीक है, लेकिन अंत में भारत का नुकसान होता है। भारत का जब नुकसान होता है तो किसका फायदा होता है? हमारे जो विरोधी देश है, जो बॉर्डर पे होते हैं, जो चाहते हैं कि भारत कमजोर रहे, उनका फायदा होता है। तो ऐसे राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। विकास एक तरफ है, लेकिन अब बात वही आ गई है, कौन अपने आप को हिंदू कह रहा है, कौन मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, कौन AIMIM है, कौन क्या है। यही बातें एक तरीके से अब दिखाई देने लगी हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है चुनाव लड़ाई इन्हीं मुद्दों पर जाएगा? विकास की बात बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ाई, महाराष्ट्र की जो लड़ाई है विकास पे, डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, इंडस्ट्री पे। गद्दार कौन है वो ये सवाल प्लीज उनको, यदि अपोजिशन या कोई भी उस इशू को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, मैं इसका स्वागत करूंगा। फॉर एग्जांपल, कुछ समय पहले, कुछ ही दिन पहले ऑपोजिशन ने कहा हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स हो रही है। मैंने कहा आप लाइए लॉ एंड ऑर्डर पे अवश्य डिबेट कीजिए। कुछ लोगों ने कहा उसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए। मैंने कहा कि कीजिएगा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ऑपोजिशन को भी, इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए नहीं, हैं। मैंने कहा ऑपोजिशन को भी जवाब देना होगा कि आपने उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को क्लीन चिट क्यों दिया।
आप जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो आप उसके बारे में भी जवाब दीजिए। आज पिछले 10 सालों में आप मुझे बताइए, मुंबई में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एक भी टेरर अटैक हुआ है? नहीं, मैंने वही कहा ना, बाबा सिद्दीकी का सरेआम अगर होता है इस तरह से मर्डर और उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं तो विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा उनको ना, सवाल पूछेगा। वो पूछना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का एक्टिव सपोर्ट, इंसिडेंट्स होते हैं उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार से पुलिस और गवर्नमेंट एक्शन लेती है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पर सीरियस है या नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं कि गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का एक जो जिला है गढ़चिरौली, उसको पहले नक्सलिज्म से जाना जाता था। हाँ। रेड कॉरिडोर का हिस्सा था। सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु होती थी वहां, उनकी हत्या होती थी, पुलिस अधिकारियों का। आज गढ़चिरौली को राज्य सरकार ने महाराष्ट्र का और देश का स्टील हब में कन्वर्ट किया। कुछ ही समय पहले, 2 महीने पहले, एक भूमि पूजन हुई। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट वहां आ रहा है। उसमें 7,000 युवकों को, उसी एरिया के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, डायरेक्ट रोजगार। ठीक है। इनडायरेक्ट रोजगार बहुत से लोगों को मिलेगा। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स जहां लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंप्रूवमेंट तो हुई मतलब है। ये हिंदुत्व और ये मुस्लिम तुष्टिकरण ये मुद्दे नहीं है चुनाव में मेरे माइंड में, जहां तक आपने मुझे पूछा है, और मैं शिंदे साहब के बारे में मैं कह सकता हूं कि हमारे माइंड में हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट्स, रोजगार, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे रिपोर्ट कार्ड पर हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है। बहुत ही अच्छा काम चलते बस मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी। दोनों तरफ से सीटों को लेकर के तमाम उथल पुथल हुई और चल रहा है सब कुछ। अब आपने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि शिंदे जी वापस आ रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि चेहरा डिक्लेयर हो चुका है कि अब सीटें किसी की भी कितनी भी आएंगी, लेकिन शिंदे जी ही अगर जीतते हैं तो मुख्यमंत्री? देखिए, ये बातें जो है पूरी सम्मान के साथ ये टीवी स्टूडियोज में नहीं, क्योंकि तय नहीं किया जाता है। उनकी तरफ तो चल रहा है ना, और आप लोग ही मुद्दा बना रहे हो। हमारे सिस्टम में नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच में जो हो रहा है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, बट हमारे सिस्टम में मैंने देखा है बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छा समन्वय है। मुख्यमंत्री शिंदे साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 उप मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा फाइनल इलेक्शन के बाद वो देखा जाएगा। बट ऑब्वियसली हम सीएम के नाम पे जब लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि वी आर सेइंग री-इलेक्ट हिम एज चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये मतलब लाउड एंड क्लियर है कि शिंदे जी चेहरा है। देयर इज नो, इसमें देखिए हमारे सिस्टम में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। इस पर कोलिशन पॉलिटिक्स में कभी कभी यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मुझे याद है कि पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी के बीच में 2 पार्टियां होते थे। उस समय इतनी झगड़ा होती थी। यहाँ 3 पार्टियां हैं, इसके बावजूद बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं है आपस में? झगड़ा तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। और जो ये कहा जा रहा है अजीत पवार के आने के बाद दिन खराब हो गए थोड़े से गठबंधन के, उनकी वजह से इमेज को दाग लगा, ऐसी बातें जो ये तो वही लोग हैं जो पिछले 2.5 सालों से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरेगी, गवर्नमेंट 6 महीने के बाद गिरने वाली है, 2 साल टर्म समाप्त नहीं करेगी। वो तो बोलते रहेंगे। लेकिन उनके आने से एक फायदा बात हुआ है कि इस सिस्टम ने तय किया है, एक इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि विरोधियों को जो भी बोलना है उनको बोलने दीजिए। हम एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, सकारात्मक एजेंडा जनता के सामने रखना चाहते हैं। ठीक है। हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं, वो जनता के सामने रखना चाहते हैं। इनका काम है गाली देना, कंप्लेन करना, अपोज करना। जनता तय करेगी कि उनको एक नेगेटिव राजनीति चाहिए या एक राजनीतिक नेतृत्व चाहिए जो भविष्य की ओर देख रही है। महाराष्ट्र को और एक बार देश का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बनाने में वे काम करना चाहते हैं। तो उम्मीद है जो आप बात कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी हम चुनाव के टाइम किसी का इंटरव्यू करते हैं बड़े नेता का, तो वो बात यही करते हैं, लेकिन जब हम फिर रैलीज में, सभाओं में और जनता के बीच में देखते हैं, मुद्दे अंत में वही आ जाते हैं। लेकिन उम्मीद है आप जो कह रहे हैं विकास और सकारात्मक राजनीति, ये इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी इस बेबाक और खास बातचीत के लिए दूरदर्शन। थैंक यू वेरी मच।